1853 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं, जिसे हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट कहते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट में कई प्रकार की बातें की गई थी। 1853 के चार्टर एक्ट में जो कई प्रकार की बातें की गई है उसको हमें समझना है। 1853 के चार्टर एक्ट में पहली बात यह कही गई कि कंपनी के अधीन जो अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति होती है उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा, और स्पेशली जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको तो एकदम प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही चुना जाएगा। मतलब 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु, सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो। क्या हुआ है महाराज, आप लोग तो ऐसे करते हैं, हमको डर हो जाता। हाँ, हमको लगा कोई बेहोश हो गई। हो गया। यहां सुनिएगा, सुनिए। सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और जानते हैं सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने वाला प्रथम देश चीन है, जानते होंगे आप लोग। तो सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा को आरंभ करने वाला प्रथम देश चीन है। चीन का अनुसरण करते हुए ही विश्व के अन्य देशों ने अपने यहां इस प्रथा को लागू किया। भारत में भी इस प्रथा को अंग्रेजी कंपनी के द्वारा लागू किया गया, ब्रिटिशों के द्वारा लागू किया गया। अब आपके मन में यहां पर प्रश्न आना चाहिए कि ये तो सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ये प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति कौन करता था, कैसे होता था? तो इससे पहले सिविल सेवकों की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। लेकिन जब ये एक्ट आया तो फिर जो है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने लगे, और जब सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने लगे तो यह प्रतियोगिता परीक्षा सिर्फ और सिर्फ लंदन में आयोजित होता था, जिस कारण भारत के लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते थे। और जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस नामक संस्था ने यह मांग किया कि सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन भारत में भी हो, और कांग्रेस के मांग पर ही 1922-23 ईस्वी से सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी होना प्रारंभ हुआ। और यह सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। लगभग हर परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। फिर अरविंद घोष हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए। ये सब ऐसे लोग हैं जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को पास किए हैं। समझ गए, ये सब ऐसे लोग हैं जो सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा को जो है पास किए हैं। इसके बाद इस एक्ट में यह भी कहा गया कि जो कंपनी भारत में शासन प्रशासन देख रही है, ब्रिटेन की महारानी की इच्छा तक कंपनी भारत में शासन प्रशासन को देखेगी। महारानी का जब इच्छा होगा तब कंपनी से शासन प्रशासन अपने हाथ में लिया जा सकता है। ब्रिटिश रानी के द्वारा भारत की शासन प्रशासन कभी भी अपने हाथ में ली जा सकती है। यह बात 1853 के चार्टर एक्ट में कहा गया। साथ ही साथ 1853 के चार्टर एक्ट में यह भी कहा गया कि भारत में विधान परिषद जैसी प्रतिनिधि संस्था का गठन होना चाहिए। प्रतिनिधि संस्था किसे कहा जाता है? प्रतिनिधि संस्था उस संस्था को कहा जाता है जिसमें आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, जैसे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब प्रतिनिधि संस्था है। क्योंकि आम जनता जिसको चुनता है वही लोग जाकर के इसमें बैठते हैं। तो इसमें कहा गया, इस एक्ट में ही पहली बार यह बात कहा गया कि प्रतिनिधि संस्था के तौर पर विधान परिषद का गठन किया जाएगा। प्रतिनिधि संस्था के तौर पर विधान परिषद का गठन किया जाएगा। यह बात पहली बार इसी एक्ट में कहा गया था। इस एक्ट के पारित होने के बाद
1857 ईस्वी में 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन किया। आमूलचूल परिवर्तन मतलब भारत में बड़ा परिवर्तन किया। और भारत में जब बड़ा परिवर्तन हुए तो अब 1857 के बाद 1858 में जो अधिनियम पारित हुआ, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, तो उसके तहत भारत से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन के शासन को प्रत्यक्ष तौर पर स्थापित किया गया। ब्रिटिश क्राउन के शासन को प्रत्यक्ष तौर पर स्थापित किया गया। समझ गए? तो अब आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले पीछे की चीजों को हम लोग याद करते हैं। ठीक है, आइएगा। चलिए आइएगा। अब किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक तौर पर समाप्त, आंशिक तौर पर, पूर्णतः 1813 के चार्टर एक्ट पारित होने के बाद भी कौन कौन क्षेत्र पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा? चाय और अच्छा एक बात बताइएगा, किस एक्ट ने ब्रिटेन की हर कंपनी और हर नागरिक के लिए भारत के व्यापार का दरवाजा खोल दिया? 1813 की बात देखिए, नोट में स्पष्टता पूर्वक लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देख लीजिए, लिखा हुआ है ना। तब लिखाने की कोई जरूरत, तो इसको याद रखिएगा ना बढ़िया से हो। किस एक्ट ने, गौर कीजिएगा, किस एक्ट ने कंपनी के, किस एक्ट ने कंपनी के किस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करते हुए ब्रिटेन के अन्य सभी कंपनी और ब्रिटेन के हर नागरिक के लिए भारत के लिए व्यापार का दरवाजा खोल दिया गया? 1800 ईसाई मिशनरी को ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट। 1813। इसके बाद भारतीय शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया खर्च हो। 1800 इतना बात समझ में आ गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बने? 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम। और इसके बाद आगे बताइएगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त, कंपनी के अधीन होने वाली नियुक्ति या नियोजन में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। भारतीयों को कंपनी के अधीन, भारतीयों को कंपनी में शामिल होकर भारत की सेवा करने का अधिकार मिला। 1800 बात क्लियर है? इसके बाद सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 1800 सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 1853। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे बताइएगा कि प्रतिनिधि संस्था के तौर पर विधान परिषद के गठन किए जाने का प्रारंभ 1853। बात समझ में आया? सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करने वाला, सिविल सेवकों की नियुक्ति होती प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत करने वाला प्रथम देश। अच्छा, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ। अच्छा, सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ साथ भारत में भी कब से होना प्रारंभ हुआ? 1922। बात समझ में आया? इतना बात याद है ना? चलिए $1858 का
भारत परिषद अधिनियम। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1858 के ठीक पहले 1857 में है। आप लोग गुनगुना काहे रहे हैं, शांत रहिए ना। क्या हुआ भाई? बट हम भी कुछ खा के आए, कुछ नहीं खा के आए। एगो मिठाई में क्या होता है पढ़िए, नहीं पढ़िए, ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। है पढ़िए ना। क्या दीदी जी लोग, चैप्टर खत्म कर देना। क्या हुआ? क्या है? शांत रहिए ना। क्या हो? तबीयत खराब हो गया? आए तोड़ी। क्या हुआ है? वो क्या हुआ है? चक्कर आ रहा है? उसको ग्लूकोज घोर के लाइए, दीजिए हो, ग्लूकोज मंगवाइए। है क्या हुआ? है पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे। उसको पानी दीजिए ना थोड़ा सा जी। है ग्लूकोज घोरवा के लाइए, उसको पिलाइए, पानी मारिए ना। है शांत रहिए, है शांत रहिए। आइए अब आइए। 1800 है, शांत रहिए ना। बताइए, आप लोग लटके रहना चाहते हैं, अजीब बात करते हैं। एक क्लास में एक चैप्टर समाप्त होने दो, सीधा बात। टाइम को गोली मारिए। सैटरडे संडे फ्री है हम आपके लिए। बताइए, अपना सब चीज त्याग करके आपके बीच हम रहते हैं। पर्सनल लाइफ का मां बहन एक कर दिए हैं। चलिए सुनिए अब। 1857 में उसको ग्लूकोज और पिलाइए, उसका इलाज कीजिए आप। ठीक है, देखिए उसको क्या, कहां आपको भी चक्कर आ रहा है? इमरजेंसी हो गया? आप क्या है, विद्यार्थी? विद्यार्थी के लिए पढ़ाई से बड़ा कोई नो इमरजेंसी नहीं होता। ठीक है, जाइए जाइए। है ग्लूकोज भेजवा दीजिए, ग्लूकोज है। ज्यादा पानी नहीं पीजिए, ग्लूकोज मंगवा रहे, ग्लूकोज पीजिएगा। और उसके मुंह पे पानी मार दीजिए थोड़ा सा। तो पानी लेकर के मारिए तो। अरे मारिए ना, उसको आधा भिंगा दीजिए ना जी, वो अपने होश में आ जाएगी। है दीजिए, अपने से मारिए उसको, पानी मारिए, पानी मारिए। बोतल खोलिए, लड़की को इधर कीजिए। अरे मारिए ना पानी उसको। है शांत रहिए आप लोग। मारिए मारिए मारिए। अरे मारिए ना, पानी मारिए ना जी। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। चलिए सुनिए, है बैठिए आप, शांत रहिए। है शांत रहिए। ऐसे काहे करते हैं आप लोग? वाह, क्या हुआ? बहुत हो गया। क्या हुआ? ठीक तो है वो, बताइए तो क्या दिक्कत है? शांत रहिए, पढ़िए। 1857 में विद्रोह हुआ, और 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने किया। और 1857 का विद्रोह जो सिपाही किया था, ये वैसे सिपाही थे जो अंग्रेज के अधीन था, अंग्रेज के अधीन सेवा दे रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया। भारतीय सिपाही जिस कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया,
और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो भारत में कंपनी का शासन था, कंपनी का शासन। तो कंपनी के शासन के दौरान 1857 का विद्रोह हुआ। तो यह विद्रोह यह साबित कर दिया कि कंपनी से भारत नहीं संभल रहा है। और जब 1857 के विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि कंपनी से भारत नहीं संभल रहा है, तो अब ब्रिटिश संसद ने कंपनी को कहा कि आपसे भारत नहीं संभल रहा, अपना बोरा बिस्तर समेटिए, आइए अब। और फिर कंपनी को 1857 के विद्रोह के बाद बोरा बिस्तर समट करके भारत से वापस जाना पड़ा। और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत में जहां एक तरफ कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, वहीं भारत में दूसरी तरफ ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हुई। तो जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम है, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त हुआ और दूसरी तरफ ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रत्यक्ष तौर पर भारत में स्थापित हुआ। ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रत्यक्ष तौर पर भारत में स्थापित हुआ, प्रत्यक्ष तौर पर भारत में स्थापित हुआ। ब्रिटिश क्राउन का शासन जब स्थापित हुआ तो ब्रिटिश महारानी ने यह घोषणा की कि जैसे ब्रिटेन के लोग हमारी जनता है, हमारे संतान है, वैसे ही भारत की जनता भी अब महारानी की जनता है। और महारानी जिस नियम कानून के तहत ब्रिटेन की जनता को शासित करती है, उसी नियम कानून के तहत भारत की जनता को भी शासित करेगी। और ब्रिटेन की महारानी ने भारतीयों को बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाया, जैसे मोदी जी 2014 में बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाए, वैसे ही ब्रिटेन की महारानी भारत की जनता को बड़ा बड़ा ख्वाब दिखाया। और इस एक्ट में कई ऐसे प्रावधान थे जो भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला प्रावधान था, जिस कारण इस एक्ट को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। जब इस एक्ट के तहत कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, तो जो कंपनी की संस्थाएं थी, कंपनी द्वारा स्थापित संस्थाएं थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये दोनों संस्था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। और कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो ब्रिटिश संसद ने यह निर्णय लिया कि जब कंपनी न है तो उसके द्वारा स्थापित संस्था क्यों होगा। जब कंपनी ही नहीं है तो उसके द्वारा स्थापित संस्था नहीं होगा। जब तू ही नहीं तो तेरी याद क्यों। जो नहीं है उसको याद नहीं। लेकिन आजकल का लड़का क्या करता है जानते हैं, एकदम पकड़ के बैठ जाता है, रोता है, पागल आशिक बन जाता है, नशा का सहारा लेता है। वो लड़की को देखिए, वो लड़की को देखिए, क्या दिक्कत। हाँ, नस काटेगा, नस। माँ बाप के लिए कभी नस नहीं काटेगा और फालतू लड़की के लिए नस काटेगा। देखिए वो लड़की को देखिए, क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत है देख लीजिए। चलिए आप लोग आइए, पढ़िए। अब आइए यहां पे। तो कंपनी के शासन को कंपनी का शासन जब समाप्त हो गया तो ये दोनों संस्था भी समाप्त कर दिया गया। और ये दोनों संस्था के साथ साथ कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल का पद आया था, भारत के गवर्नर जनरल का पद विद्यमान था। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके भारत के वायसराय का पद लाया गया। कौन सा पद लाया गया? भारत के वायसराय। और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और ये दोनों तो व्यापारिक और राजनीतिक मामला को देखता था। अब व्यापारिक और राजनीतिक मामला को देखने के लिए कौन संस्था स्थापित हुआ? अब यहां पर
एक नया पद आया, भारत सचिव का पद या भारत मंत्री का पद। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को हटा करके भारत सचिव का पद लाया गया। कौन सा पद लाया गया? भारत सचिव। भारत सचिव। और भारत सचिव को उनके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक 15 सदस्यीय भारत सचिव के पद को, उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन भी किया गया। 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन भी किया गया। और यही भारत सचिव उप 15 सदस्यीय मंत्री परिषद के द्वारा शासन प्रशासन को देखने और चलाने का काम कर रहा था। भारत सचिव के पद पर सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में लॉर्ड स्टैनली बैठे थे। लॉर्ड स्टैनली से लेकर और भी कई सारे लोग भारत सचिव के पद पर बैठे थे, जैसे कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू हो गए, लॉर्ड मार्ले हो गए, लॉर्ड बिरकेनहेड हो गए, लॉर्ड लिस्टोवेल हो गए। ये सभी भारत सचिव के पद पर बैठे थे। तो सर्वप्रथम भारत सचिव के पद पर लॉर्ड स्टैनली, वही आजादी के समय, और यह पद भारत सचिव का पद आजादी तक रहा है, 1947 ईस्वी तक रहा है। और आजादी के समय यानी 1947 ईस्वी में इस पद पर थे लॉर्ड लिस्टोवेल। लॉर्ड लिस्टोवेल, लॉर्ड लिस्टोवेल, लॉर्ड लिस्टोवेल थे, लॉर्ड लिस्टोवेल थे। तो आप देख सकते हैं कि यह जो 1858 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें तो कंपनी के शासन की समाप्ति और अब शासन कैसे होगा ये बात, और साथ ही साथ इस एक्ट के तहत मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया, मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। इस एक्ट के तहत जो है आपको मुगल सत्ता का अंत कर दिया गया। मुगल सत्ता, मुगल सत्ता। और गौर फरमाइएगा थोड़ा सा आप लोग यहां पर देखिए, 1853 में क्या कहा गया था? विधान परिषद का गठन किया जाएगा प्रतिनिधिक संस्था के तौर पर, और इसमें कहा जा रहा है मुगल सत्ता को समाप्त किया जा रहा है। मुगल सत्ता भारत में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रतीक था। गौर फरमाइएगा यहां पे थोड़ा सा, मुगल सत्ता भारत में राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रतीक था। राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रतीक था, और इसका अंत किया गया। मतलब भारत में राजतंत्रात्मक और वंशानुगत शासन प्रणाली का अंत किया गया, और यहीं से भारत में धीरे धीरे लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लोकतंत्र की शुरुआत हुई। तो यहां पे कोई बुक स्पष्टतापूर्वक लिखता नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस लगाइए। आज के डेट में अब सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस वाला आता है। तो इस एक्ट ने मुगल सत्ता का अंत कर भारत से राजतंत्रात्मक एवं वंशानुगत शासन प्रणाली को समाप्त किया और भारत में लोकतंत्र को जन्म दिया। भारत में लोकतंत्र को इस एक्ट ने जन्म दिया। इस एक्ट ने जन्म दिया। ये तमाम विशेषताएं 1858 के भारत परिषद अधिनियम की है। 1858 के भारत परिषद अधिनियम पारित होने के बाद 1861 में एक अधिनियम पारित हुआ है, जिसे 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। इस एक्ट का भारत के इतिहास में काफी महत्व है। इस एक्ट का भारत के इतिहास में काफी कैसे महत्व है? इस एक्ट ने जो प्रावधान किया वो प्रावधान आज भी भारतवर्ष में विद्यमान है। इस एक्ट ने जो प्रावधान किया वो एक्ट आज भी भारतवर्ष में विद्यमान है। यही कारण है इस एक्ट का महत्व है इतिहास में। इस एक्ट के तहत भारत में प्रातिनिधिक संस्था की स्थापना की गई। प्रातिनिधिक संस्था की स्थापना की गई। गौर फरमाइएगा यहां पर 1853 में घोषणा किया गया था कि विधान परिषद जैसे प्रातिनिधिक संस्था की स्थापना होगी और इसमें कर दिया गया। इसमें कर दिया गया मतलब होगा और हो गया। दोनों में अंतर है कि ना है? अंतर है। तो इस एक्ट के तहत प्रतिनिधि संस्था
की स्थापना हुई। कहां हुई? बंगाल में, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में, पंजाब में। बंगाल में 1862, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 और पंजाब में 1897। 1897। देखिए यहां पर विद्यार्थी फंसेगा, विद्यार्थी गलती करके आएगा, अब बाद में एकाध मार्क के कारण रिजल्ट नहीं होगा तो रोएगा, तो गौर कीजिएगा। फिर से हम बोल रहे 1853 में कहा गया कि विधान परिषद जैसी प्रतिनिधिक संस्था होगी और इसमें स्थापित हो गया। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, होगी कह रहा है या हो गया कह रहा है, हुआ है कह रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो गौर से। इसके बाद आज के डेट में आप देखिए राज्यसभा लोकसभा है, उसमें कुछ लोग चुन के चले जाते हैं जनता द्वारा, और कुछ को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं। आए राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, हाँ या ना? करते हैं ना। तो जब विधान परिषद आया, विधान परिषद की स्थापना हुई, तो विधान परिषद में कुछ सदस्य चुन कर जाते थे और कुछ सदस्य को अंग्रेज मनोनीत करता था। कुछ सदस्य को अंग्रेज क्या करता था? मनोनीत। क्या करता था? मनोनीत। और इस एक्ट में ही प्रावधान किया गया था कि जो प्रतिनिधि संस्था होगा उसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत करके भी भेजा जा सकता है। और पहली बार 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही, पहली बार 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को विधान परिषद में मनोनीत करके भेजा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को मनोनीत करके विधान परिषद भेजा। विधान परिषद भेजा, और जो 3 लोग को भेजा गया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, इस सब को। इसके बाद यह प्रक्रिया तब से लेकर आज तक भारतवर्ष में चली आ रही है। आज राष्ट्रपति मनोनीत करता है ना, हो आज राज्यपाल मनोनीत करता है कि नहीं करता है? तो जो प्रावधान 1861 में वो आज भी विद्यमान है, तो महत्व कैसे नहीं होगा ये अधिनियम का। इसके बाद आज देखिए हमारे देश में एगो प्रधानमंत्री है मोदी जी, और मोदी जी अलग अलग विभाग अलग अलग मंत्री को नहीं दे दिए। रक्षा विभाग राजनाथ सिंह को, रो से रक्षा रो से राजनाथ, वित्त विभाग निर्मला सीतारमन को, विदेश विभाग एस जयशंकर, गृह विभाग अमित शाह। तो अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को दे दिए हैं मोदी जी, हाँ या ना? दे दिए हैं ना हो। इस एक्ट के तहत यही मंत्रिमंडलीय या संविभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। मतलब कहा गया कि गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल का जो मंत्री परिषद है उसमें अलग अलग मंत्री को अलग अलग विभाग दिया जाएगा। और यह चीज आज भी भारतवर्ष में लागू है, आज भी अलग अलग मंत्री को अलग अलग विभाग दिया जाता है। मतलब इस एक्ट के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई है। इस एक्ट के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई है। इस एक्ट के तहत भारत में मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट प्रणाली, कैबिनेट प्रणाली या संविभागीय प्रणाली, संविभागीय प्रणाली, संविभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई है। इसके बाद इस एक्ट में यह भी कहा गया कि
आकस्मिक स्थिति में, विशेष परिस्थिति में वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाएगा। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाएगा। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया जाएगा। और वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह तक अधिक से अधिक लागू रहेगा। 6 माह तक अधिक से अधिक लागू रहेगा। तो ये तमाम प्रकार की बातें इस एक्ट में की गई। अब देखिए, इस एक्ट में जो ई सब वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, आज राज्यपाल राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आज मंत्रिमंडल प्रणाली विद्यमान है। आज विधान परिषद विद्यमान है। विधान परिषद में सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मतलब ये एक्ट में जो भी प्रावधान था सब आज भी परिवर्तित रूप में कहीं ना कहीं भारतवर्ष में लागू है कि ना? हाँ या ना? महत्व रहेगा या नहीं रहेगा? जब तक भारत का संविधान है तब तक ये एक्ट का महत्व रहेगा। इतना महत्वपूर्ण है। और इसी एक्ट में 1861 में ही हाईकोर्ट अधिनियम भी आया था और कहा गया था कि हाईकोर्ट का गठन होगा। और 1861 के हाईकोर्ट अधिनियम के तहत मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में 1862 ईस्वी में हाईकोर्ट का गठन हुआ। 1861 के एक्ट पारित होने के बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1892 ईस्वी तक कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया गया। और कांग्रेस के दबाव में आकर ही ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश संसद ने 1892 में एक एक्ट पारित किया जिसे 1892 का भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम कांग्रेस के दबाव में आकर पारित किया गया है। कांग्रेस के दबाव में आकर पारित किया गया है। और इस एक्ट के तहत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस एक्ट के तहत विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि हाँ ये हुआ, ये क्या है। अब उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ना, ये सब ना। प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन सप्लीमेंट्री ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अब कहिएगा कि अकबर कब धर्म चलाया, अकबर कब दीन इलाही धर्म चलाया, तो हम कहेंगे 1582। तो यहां तक ठीक है। लेकिन अब कहिएगा अकबर क्यों धर्म चलाया, किस कारण चलाया, तो ये सब कुछ ना, इसका जवाब हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। मतलब हम आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, लेकिन उस प्रश्न से जो प्रश्न उठा है, मतलब क्यों चलाया। एक तो प्रश्न यह है कि अकबर कब धर्म चलाया, इसका जवाब हम दे देंगे। लेकिन उस प्रश्न से जो प्रश्न उठ रहा है, क्यों चलाया, यह पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। समझ में आया? आए? तो विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। इसके बाद बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। भारत में बजट, अगर भारत में बजट की हम बात करें तो भारत में पहली बार बजट 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तब से लेकर यहां तक बजट प्रस्तुत होता आ रहा था, लेकिन बजट पर विधान परिषद के सदस्य को कुछ भी अधिकार नहीं था। पहली बार बजट पर बोलने का अधिकार इस एक्ट के तहत दिया गया। यही सब 1892 के भारत परिषद अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के पारित होने के कुछ वर्षों के बाद 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ है, जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। 1909 के भारत शासन अधिनियम के विषय में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को हम लोग क्या करते हैं, याद कर लो। क्या करते हैं? याद। बस छोड़ देंगे, थोड़ा सा साथ और दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और साथ। देखिए चैप्टर खत्म हो जाएगा, कितना बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। तब
एक बार में खत्म। ऐसे भी हम बोले हैं जब पढ़ाना शुरू करेंगे, हम ही नहीं बोले हैं जब से क्लास शुरू होगा, जब पढ़ाना शुरू करेंगे तब से 3 घंटा, ये बात बोले हुए हैं। तो 11 बजे से पढ़ाना प्रारंभ किए हैं, 12, 1, 2। आइए आइए बोर्ड पे आइए। किस अधिनियम को भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहते हैं? भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम, भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम। कंपनी के शासन की समाप्ति हुई, क्राउन के शासन की प्रत्यक्ष तौर पर स्थापना हुई, भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ, वायसराय का पद आया। इस एक्ट के तहत भारत के प्रथम वायसराय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की समाप्ति हुई। इसके स्थान पर कौन सा पद? प्रथम भारत सचिव, प्रथम भारत सचिव, अंतिम भारत सचिव, अंतिम भारत सचिव। मुगल सत्ता का अंत हुआ, मुगल सत्ता का अंत हुआ, भारत में राजतंत्रात्मक शासन की समाप्ति हुई, लोकतंत्र जन्म लिया। चलिए, पहली बार प्रतिनिधिक संस्था की स्थापना हुई कहां कहां? बंगाल में कब हुई? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब। कैनिंग द्वारा 3 भारत के लोगों को विधान परिषद का मनोनीत सदस्य बनाया गया। कौन कौन? मंत्रिमंडलीय या कैबिनेट या संविभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। कांग्रेस के दबाव में आकर पारित किया, कांग्रेस के दबाव में आकर पारित। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की। विधान परिषद के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार, लेकिन क्या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं ना था। बजट पर बोलने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार था नहीं ना था। भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ? 1860। भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ? भारत में पहली बार बजट कब पेश हुआ? 1860। बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया? जेम्स बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया है? और 1860 में ही भारत में इनकम टैक्स भी जेम्स विल्सन के द्वारा ही लागू किया गया। तो भारत में पहली बार इनकम टैक्स कब लागू किया गया? 1860। किसने लागू किया? जेम्स विल्सन। किसने लागू किया? जेम्स। इनकम टैक्स मतलब आपके इनकम पर, आपका जो आय हो रहा है उस पर टैक्स। चलिए अब आइए, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत शासन अधिनियम 1909। देखिए, आपको जब यह अधिनियम आया था तो इस अधिनियम को लाने में उस समय के भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और भारतीय वायसराय लॉर्ड मिंटो, इन दोनों का योगदान था। ये दोनों मिलकर ही इस अधिनियम को लाया था, जिस वजह से भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। और जानते हैं, ये बिहार दरोगा एक्साइज 126 प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1909 के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं? तो मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो। इस एक्ट के तहत विधान परिषद के सदस्य को पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया, मतलब अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों हुआ, ये भी पूछ सकते हैं।
इसके बाद अब विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। बजट पर मतदान करने का भी अधिकार दिया गया। इसके अलावा अब इस एक्ट के तहत जो वायसराय का अपना कार्यकारिणी परिषद था, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को शामिल करने की बात की गई और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय बना सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सिन्हा, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके अलावा इस एक्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इस एक्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता है, इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है आपको मुसलमानों को दिया जाने वाला पृथक निर्वाचन का अधिकार। इस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। यह इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, यह इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता है। अब कहिएगा पृथक निर्वाचन क्या है? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन, पृथक मतलब अलग, निर्वाचन मतलब चुनाव। देखिए भारत में जैसे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब समुदाय के लोग हैं कि ना है ना, वैसे ही उस समय में भी भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब समुदाय का लोग था। तो भारत में सब समुदाय का लोग था। आज भारत में मुस्लिमों की आबादी 15-16% है, हिंदुओं की आबादी 80%। पहले भी भारत में मुसलमानों की आबादी कम थी, हिंदुओं की आबादी अधिक थी। तो मुसलमानों को अंग्रेजों ने ही यह कहा, देखिए अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति अपनाया था। अंग्रेज हिंदू और मुस्लिम के बीच फूट डाल करके शासन करता था। तो अंग्रेज ने भारत के मुसलमान को कहा कि बताइए आप लोग का संख्या कम है, आप लोग चुनाव लड़िएगा, चुनाव हम करवाएंगे, चुनाव लड़िएगा, आपको हिंदू वोट देगा, आप जीतिएगा नहीं जीतिएगा, इसलिए आप मांग कीजिए हमसे, अंग्रेज से, कि हम लोग के लिए अलग चुनाव होना चाहिए। तो अंग्रेज ही भारतीय मुसलमानों के दिमाग में दिया कि आप मांग कीजिए कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होना चाहिए। आप मांग कीजिए ना, हम लोग दे देंगे आपको, आप काहे चिंता करते हैं, हम लोग दे देंगे। तो अंग्रेजों के कहने पर ही भारतीय मुसलमानों ने मांग किया और अंग्रेजों ने मुसलमानों को दे दिया। पृथक निर्वाचन क्या है? पृथक मतलब अलग, निर्वाचन मतलब चुनाव। गौर कीजिएगा आप, वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होता, जिसमें उम्मीदवार भी मुसलमान होता, मतदाता भी मुसलमान होता, उसी को पृथक निर्वाचन कहा गया। मतलब जैसे मान लिया जाए ये पटना है, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र है, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र। देखिए ये जो एनआईटी है, एनआईटी मोड़ है ना, एनआईटी से पश्चिम जाइएगा तो पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र, और एनआईटी से पूरब आइएगा तो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र। तो आप पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आप पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव होगा। तो पटना साहिब में मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होगा, हिंदू के लिए अलग चुनाव होगा। मुसलमानों का अलग एमपी होगा, हिंदुओं का अलग एमपी होगा। तो समझिएगा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र है, मुसलमानों के लिए अलग चुनाव होगा। उस चुनाव में मुसलमान उम्मीदवार होंगे और मुसलमान ही मतदान करेगा, यानी सब चीज मुसलमाने करेगा। इसी को मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन चुनाव कहा गया। क्या आज की डेट में ऐसी व्यवस्था है भारत में? नहीं ना है। हो कोई भी समुदाय के लोग खड़ा होते हैं तो हर समुदाय के लोग मतदान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन कुछ सीट एससी एसटी के लिए आरक्षित है ना, हो जैसे कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र एससी एसटी के लिए आरक्षित है, वहां से सब पार्टी अपना उम्मीदवार एससी एसटी ही खड़ा करेगा। लेकिन एक बात बताइए, वहां पर एससी एसटी उम्मीदवार खड़ा होता है तो क्या हाजीपुर के जनरल कैटेगरी के लोग, ओबीसी कैटेगरी के लोग मतदान नहीं करते हैं? करते हैं।
वैसी चुनाव प्रणाली जिसमें उम्मीदवार भी मुसलमान होता, मतदाता भी मुसलमान होता, उसी को क्या कहा गया? पृथक निर्वाचन। पृथक, आशा करते हैं समझोगे। समझे या नहीं समझे? जब यह एक्ट पारित हुआ था तो इस एक्ट के पारित होने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वे थे एच एच एक्विथ। एच एच एक्विथ, एच एच एक्विथ जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1909 के एक्ट पारित होने के 10 वर्षों के बाद 1919 ईस्वी में एक एक्ट पारित हुआ जिसे 1919 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम को बनाने में उस समय के भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू, उस समय के भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू और उस समय के भारतीय वायसराय, उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड का योगदान था। इन दोनों ने मिलकर के ही इस अधिनियम को बनाया था, जिस वजह से 1919 के भारत शासन अधिनियम को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। और यह अधिनियम भले ही पारित 1919 में हो गया हो, लेकिन यह अधिनियम लागू 1921 में हुआ है। यह अधिनियम लागू कब हुआ है? 1921। जब यह अधिनियम पारित हो रहा था तो उसी दौरान यह प्रावधान किया गया था कि यह अधिनियम भारत में सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जांच हेतु अगले 10 वर्षों के बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। और इस अधिनियम की जांच हेतु ही, यानी 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच हेतु ही साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन आयोग का गठन जो है आपको साइमन कमीशन आयोग का गठन 1927 में हुआ था। 1927 में हुआ था। इस अधिनियम की कई सारी विशेषताएं हैं। इस अधिनियम की जो कई सारी विशेषताएं हैं उस विशेषता को हमें समझना है। इस अधिनियम की पहली विशेषता यह है कि इस अधिनियम में कहा गया कि अब भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुआ है। प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब अब सीधे तौर पर आम जनता चुनाव में भाग लेगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा मतलब अब सीधे तौर पर आम जनता चुनाव में भाग लेगा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की बात की गई। इसके बाद कहा गया कि वैसे लोग जो अंग्रेजों को टैक्स देता है, राजा महाराजा, पढ़े लिखे लोग सब मतदान कर सकता है। और शुरुआती दौर में चुनाव में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार नहीं था। विश्व का कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, शुरुआती दौर में सिर्फ पुरुष ही सब देश में मतदान करता था। भारत में भी चुनाव में शुरुआती दौर में सिर्फ पुरुष ही सब देश में सब जगह मतदान करता था। पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार इस एक्ट के तहत ही दिया गया है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। फिर इस एक्ट के तहत अब देखिएगा, जब मुस्लिम वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय वर्ग के लोग भी पृथक निर्वाचन की मांग करने लगे। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत सिख हो गए, सिख के बाद ईसाई हो गए, ईसाई के बाद आंग्ल भारतीय हो गए। इन सभी लोगों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। फिर इस एक्ट के तहत जो है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांत में द्वैध शासन को लागू किया गया और प्रांत में द्वैध शासन का जनक लियोनस कर्टियस को माना जाता है। इन्होंने ही प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कर्टियस को माना जाता है। लियोनस कर्टियस। तो प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को जो है आपको इस एक्ट के तहत ही जो है आपको लागू किए गए। और जब प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किए गए तो प्रांत में काम करने वाले जो विषय थे उसे 2 भागों में बांटा गया। अब और काम करने वाले विषय को जो 2 भागों में बांटा गया, एक आपको आरक्षित विषय और दूसरा आपको हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को था और हस्तांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार लोकप्रिय मंत्री को था। आरक्षित विषय के अंतर्गत रक्षा आता था, विदेश आता था, वित्त आता था, समझिए वित्त आता था, यह सब आता था। वहीं हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य,
शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, ये सब हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। इसके अलावे इस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। जो आपको अभी आप केंद्र में एक लोकसभा राज्यसभा देख रहे हैं, दो सदन देख रहे हैं, दो सदन संबंधी प्रावधान इस एक्ट में ही किया गया था। तो इस एक्ट के तहत ही जो है आपको केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान जो है आपको इस एक्ट के तहत ही किया गया। एक राज्य परिषद और दूसरा विधान परिषद, गौर कीजिएगा यहां पर, एक राज्य परिषद दूसरा विधान परिषद। राज्य परिषद बाद में जाकर राज्यसभा कहलाया और विधान परिषद बाद में जाकर लोकसभा कहलाया। तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान इसी एक्ट में किया गया था। इसी एक्ट में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया और इस एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया जाएगा। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को क्या किया जाएगा? अलग। देखिए, भारत में पहली बार बजट पेश हुआ था 1860 में। 1860 से लेकर 1919 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। 1860 से लेकर 1919 ईस्वी तक पूरे भारतवर्ष के लिए सिर्फ एक बजट पेश होता था। लेकिन जो है आपको 1919 में कहा गया कि अब केंद्र सरकार का अलग बजट पेश होगा, राज्य सरकार का अलग बजट पेश होगा। और इसके बाद केंद्र सरकार अलग बजट पेश करने लगा और राज्य सरकार अलग बजट पेश करने लगा। वो प्रावधान आज भी भारतवर्ष में लागू है। आज भारत सरकार अपना अलग बजट पेश करता है, प्रत्येक राज्य सरकार अपना अलग बजट पेश करता है। तो ये तमाम प्रकार की बातें 1919 के अधिनियम की विशेषता है। बीपीएससी 2017, जिस बीपीएससी में हम इंटरव्यू तक गए थे 60 से 62 भी, उस बीपीएससी प्रीलिम्स का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिस बीपीएससी में पहली बार ऑप्शन ई आया था, उस बीपीएससी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपको जब 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज थे। तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। अब यहां पे याद करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। काहे कि आप लोग नीरस पढ़ने लगे, तो आप लोग को एक्टिव रखते हुए ना क्लास लेना है जी। 1892 वाला याद करवा दिए थे ना? 1892 तक याद है ना? देखिए, 1909 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता? 1909 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा? जब यह एक्ट पारित हुआ था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1909 के एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एच किस एक्ट के तहत पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया, बजट पर मतदान करने का अधिकार दिया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किए जाने का प्रावधान। 1900 वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय सर सत्येंद्र प्रसाद। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए, इसके बाद इस अधिनियम की, भले ही यह अधिनियम पारित 1919 में हो गया हो, लेकिन लागू कब हुआ है? लागू कब हुआ है? 1900। इस अधिनियम की जांच हेतु कौन सा आयोग? इस अधिनियम की जांच हेतु कौन सा आयोग? साइमन कमीशन आयोग का गठन कब हुआ? कब हुआ? प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कौन अधिनियम के तहत? 1900। अप्रत्यक्ष निर्वाचन 1892। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, महिलाओं को मतदान का अधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार, सिख ईसाई आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार, सिख ईसाई आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक, प्रांतों में द्वैत शासन का जनक,
और द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में लागू करने हेतु काम करने वाले विषय को कितने भागों में बांटा? काम करने वाले विषय कितने भाग? कौन कौन? आरक्षित और आरक्षित विषय किसके अधीन? आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान कौन अधिनियम के तहत किया गया? केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान कौन अधिनियम? केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया। केंद्रीय बजट से राज्य के बजट को अलग किया गया। 1919 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1919 के अधिनियम पारित होने के समय बात क्लियर। चलिए, अब इसके बाद आगे है 1935 का भारत शासन अधिनियम। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसमें जानते हैं ये जो अधिनियम है ये अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम है। ये जो अधिनियम है ये अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम। और जानते हैं इसमें अनुच्छेद था 300 से ज्यादा, 10 गो अनुसूची था। सिर्फ इसमें प्रस्तावना नहीं था, प्रस्तावना का अभाव था। और यह अधिनियम भारत के संविधान हेतु एक मील का पत्थर साबित हुआ, एक मील का पत्थर साबित हुआ। लेकिन जब यह अधिनियम आया था ना, तो उस समय भारत में कांग्रेस का शासन नहीं न था, अंग्रेज का शासन था। तो कांग्रेस के लोगों ने यह अधिनियम का विरोध किया। लेकिन जब कांग्रेस का शासन आया तो कांग्रेस के लोगों ने इसको संविधान में अपना लिया। जैसे मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जीएसटी का विरोध करते थे, काला धन की बात करते थे। काला धन लाएंगे स्विस बैंक से, और जब प्रधानमंत्री बन गए तो जीएसटी ले आए। काला धन तो आइए गया होगा, सबके खाता में 15-15 लाख आ गया ना। तो वही बात है, ये अधिनियम को लेकर के वही बात है। मतलब जब तक कांग्रेस सत्ता में नहीं था विरोध कर रहा था, और जब अंग्रेज चला गया कहा अरे ये तो बढ़िया चीज है, इसको ला ला ला, उसको पढ़ा कांग्रेस का लोग, और सब चीज इसका सब चीज उठा करके भारत के संविधान में रख दिया, कॉपी कर दिया। समझे? तो मोदी जी वाला काम जो है कांग्रेस किया, और कांग्रेस वाला काम मोदी जी करते हैं। अरे मोदी जी भी तो वही कर रहे हैं, आज बीजेपी में वही हो रहा है जो पहले कांग्रेस में होता था। तो इसी वजह से जैसे कांग्रेस का पतन हो गया, बीजेपी का भी पतन होगा। पतन होना तय है, चाहे आज हो या कल। चलिए सुनिए अब, तो अब सुनिएगा, सुनिए ना। हो अंग्रेजों के द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। जब भी पारित हुआ था तो पंडित नेहरू कहा ये ऐसा अधिनियम है जिसमें बहुते ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं। और फिर आगे बढ़ के पंडित नेहरू ये कहते हैं ये गुलामी का एक और दास्ता पत्र, ये एक और दास्ता पत्र है। फिर आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कहते हैं द्वैध शासन से भी बुरा है। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं ये सरा हुआ है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं? सरा हुआ है, पूर्णतः सरा हुआ है। तो ये तमाम प्रकार की बातें की गई। इस अधिनियम के पारित होने के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे स्टैनले बाल्डविन थे। स्टैनले बाल्डविन थे। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्न है। जब यह अधिनियम पारित हुआ था ना, तो उस समय भारत में दो प्रकार का क्षेत्र, जैसे आज भी भारत में दो प्रकार का क्षेत्र है, एगो राज्य है, एगो केंद्र शासित प्रदेश है कि ना है? आज भी भारत में दो प्रकार का क्षेत्र है, एगो राज्य और एगो केंद्र शासित प्रदेश। 1935 के समय में भी भारत में दो प्रकार के क्षेत्र, एगो वैसा क्षेत्र था जहां पर अंग्रेज का शासन था, और वैसा क्षेत्र जहां पर अंग्रेज का शासन था वो ब्रिटिश प्रांत, क्या कहलाया? ब्रिटिश प्रांत। और एगो वैसा क्षेत्र था जहां राजा महाराजा का शासन था, वो देसी रियासत कहलाया। क्या कहलाया? देसी रियासत।
तो दो प्रकार का क्षेत्र था, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। इस अधिनियम में कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत है ना और जो देशी रियासत है, दोनों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। दोनों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद इस एक्ट में कहा गया कि जो ब्रिटिश प्रांत है उसमें विधानसभा का चुनाव होगा। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम में ही कहा गया ब्रिटिश प्रांत में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे। प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे और प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए 1937 में। 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव हुए पहली बार। इसके बाद इस अधिनियम में कहा गया संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी और इस अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई और इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। 1909 के तहत मुसलमान, 1919 के तहत सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला। अब कुछ दलित थे, महिला, मजदूर, इस सबको पृथक निर्वाचन का अधिकार नहीं मिला था। तो अंग्रेजों ने 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत दलित, महिला, मजदूर, इस सबको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। इस सबको पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। इसके अलावे इस एक्ट के तहत प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। मतलब प्रांत अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र है, इसी को प्रांतीय स्वायत्तता कहा गया। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान किया गया जिसे प्रांतीय स्वायत्तता कहा जाता है। और जो प्रांतीय स्वायत्तता है यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही साथ इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किए गए। इस अधिनियम में ही संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान इसी अधिनियम में किया गया था। यह तमाम प्रकार की विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 की है। भारत शासन अधिनियम 1935 के पारित होने के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अंतिम अधिनियम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है। देखिए, आपको आजादी के समय यानी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली और भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। माउंटबेटन ने, एक तो पहली बात आप यह जानिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन की संसद में यह घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि जून 1948 से पहले भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाएगी। क्लीमेंट एटली की घोषणा को लागू करने के लिए भारतीय वायसराय माउंटबेटन ने भारतीयों के समक्ष 3 जून 1947 को एक योजना रखी जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। माउंटबेटन योजना में कहा गया था कि भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में 15 अगस्त 1947 को सौंप दी जाएगी। लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होगा और पाकिस्तान का निर्माण होगा।
इसके अलावे यह भी कहा गया था कि जब तक दोनों देश अपने अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती है तब तक दोनों देश में शासन प्रशासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलाए जाएंगे। ये तमाम प्रकार की घोषणाएं माउंटबेटन योजना में हुई थी। माउंटबेटन योजना को ही स्वीकृति देने के लिए माउंटबेटन योजना को ही स्वीकृति देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को लाया गया, जिसे ब्रिटेन की संसद ने 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया। 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया और अंततः इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ही भारत को आजादी मिली। और जब माउंटबेटन योजना में भारत को आजाद करने की बात की जा रही थी, ब्रिटेन ने पंडित नेहरू के समक्ष एक प्लान रखा। कहा कि भारत को छोटे छोटे बालकनी के तरह बांट दीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दीजिए, जिसे बाल्कन प्लान कहा गया। माउंटबेटन ने पंडित नेहरू के समक्ष प्लान रखा, भारत का छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिया जाए, इसको लेकर प्लान रखा, जिसको बाल्कन प्लान कहते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन का मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ही इसको भी शामिल करके पारित करवा देंगे, लेकिन पंडित नेहरू बाल्कन प्लान को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन माउंटबेटन चाहता था कि इसी के तहत इसको स्वीकृति दिला दे, लेकिन पंडित नेहरू नहीं माना, जिस वजह से इसको स्वीकृति नहीं दिलाया जा सका। यानी बाल्कन प्लान का संबंध कहीं ना कहीं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से है। बात समझ में आया? अब आइए याद करते हैं। चलिए आइएगा, अंग्रेजों के द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम, भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत 1935। इस अधिनियम को किसने, गुलामी का एक और अनेकों ब्रेक वाला परंतु इंजन रहित पूर्णतः सड़ा हुआ है, द्वैत शासन से भी बुरा है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राज, इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इस अधिनियम के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, किस अधिनियम में कहा गया ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा? भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा, भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। ब्रिटिश प्रांतों में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे, प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होंगे। पहली बार प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कब हुआ? कब हुआ? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? दलित, महिला, मजदूर को पृथक निर्वाचन का अधिकार कौन अधिनियम के तहत? 1900। अब गौर कीजिएगा, सुनिएगा। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1900, मुसलमान को 1909, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को 1900, दलित, महिला, मजदूर को। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कौन अधिनियम के तहत? 1900। लागू, प्रांत में द्वैध शासन लागू 1919, समाप्त 1900। तो प्रांत में द्वैध शासन लागू 1900, समाप्त। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता है? 1935। 1935। केंद्र में द्वैध शासन लागू कौन अधिनियम के? केंद्र में द्वैध शासन लागू 1900। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय वायसराय कौन? माउंटबेटन योजना कब रखी गई है? माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दिलाने के लिए ही कौन अधिनियम आया है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन की संसद में कब रखा गया है? ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब रखा से है?
बाल्कन प्लान पंडित नेहरू के समक्ष किसने रखा? हाय लॉर्ड माउंट। पहला चैप्टर, दो चैप्टर, एक बार में एक चैप्टर खल्लास करते हैं। प्रस्तावना खल्लास है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खल्लास है। शाम में आइएगा संविधान सभा खल्लास है। सुनिए, आज जो है 1:30 बजे तक तो पढ़ाना ही था, लेकिन जो है अब 3 से 5 भी मेरा बैच है, तो थोड़ा सा गैप हमको भी रहना चाहिए। और अभी नया नया बैच है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। हो नया नया दुल्हन आती है तो उसको कितना भाव दिया जाता है, उसके साथ नल पे भी जाएगी दुल्हा की बहन। समझ रहे हैं बात को? तो सुनिए, शाम में भी आपका क्लास है। शाम में क्लास है? हाँ है। क्या बजे से है? 6 बजे से। क्या बजे से? क्या बजे से? 6 से 9। 6 से और कल सुबह भी आपका क्लास है। जिस बैच में जो घोषणा किए हैं वो बिहार दरोगा वाले 10 बजे, बिहार एसएससी वाले मैथ चलता है 8:30 से, तो 8:30 से 10 अपना मैथ। आज शाम में 6 से 9, 6 से 8 हम पढ़ाएंगे, 8 से 9 बिहार एसएससी वाले को मैथ पढ़ाएंगे। सर कौन सर? मैथ वाले सर। तो शाम में मिलते हैं हम लोग कितने बजे? 6 बजे। सब लोग क्या पढ़ाएंगे 6 बजे? पॉलिटी। धन्यवाद। और आगे जो है इस चैप्टर में जो बचा खुचा हुआ चीज है, जो कुछ लिखाना है वो लिखा देंगे क्लास में, अगले क्लास में। धन्यवाद सब लोगों का। ऑनलाइन वाले क्या हालचाल है? अभी कुछ नहीं, क्लास के बाद बोले ना कुछ ना बात कीजिए। जय भागिए। क्लास के बाद एगो बात बता देते हैं, क्लास पढ़ाने के बाद एकदम कोई बात नहीं करना है हमसे, कम से कम 15 मिनट, उसके बाद बात कीजिए। अरे हम भी मानवे न है जी, अजीब बात करते हैं आप लोग। बताइए 3 घंटा बके हैं, 3 घंटा तक कुछ नहीं, 3 घंटा के बाद सब चीज।